बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कुरतुलन अयाज और आज स्टूडेंट्स हम चैप्टर 7 में टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि हम एक रिएक्शन की किस तरह से एंथैल्पी चेंजेस को मेजर कर सकते हैं और फर्दर हम ग्लास कैलोरीमीटर को भी आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन को स्टडी किया था, जैसे कि एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या था। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जब रिएक्टेंट्स स्टैंडर्ड कंडीशंस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स फॉर्म होती हैं, प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन होती है, तो इस केमिकल चेंज के दौरान या तो हीट इवॉल्व होगी या तो हीट एब्जॉर्ब होगी। तो द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स, ये जो केमिकल चेंज आया है ये कंबस्शन रिएक्शंस है। ग्रेफाइट का कंबस्शन रिएक्शन है, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है। इस केमिकल चेंज के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, दैट इज -393 किलो जूल पर मोल। मुझे कहाँ से पता चला है कि एनर्जी रिलीज हुई है ड्यूरिंग दैट केमिकल चेंज? याद होगा आपको कि हमने कहा था कि डेल्टा एच दैट इज द एंथैल्पी चेंज, इसकी वैल्यू जब नेगेटिव होती है तो हम क्या कहते हैं कि हीट इवॉल्व हुई है, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। और अगर इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव होगी तो हम क्या समझेंगे कि हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग दैट केमिकल चेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब याद रहे कि कब रिएक्टेंट में या आप कह लें कि कब एक सिस्टम में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और कब इवॉल्व होती है। स्टूडेंट्स, जब रिएक्टेंट्स इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा, ठीक है, बॉन्ड्स ब्रेकेज होगी, तो क्या होगा, इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब। और स्टूडेंट्स, जब न्यू बॉन्ड्स फॉर्मेशन होती है, ठीक है, नए बॉन्ड्स बनते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। न्यू बॉन्ड कब बनते हैं? जब प्रोडक्ट्स बनेंगी। तो न्यू बॉन्ड्स जब बनेंगे तो हमारे पास एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी, क्या होगी, एनर्जी इज रिलीज्ड। ओके, ये चीज आपने जहन में रखनी है कि जब बॉन्ड ब्रेकेज होगी तो उस केमिकल चेंज के दौरान एनर्जी जो होती है सिस्टम में एब्जॉर्ब होती है, और जहां पर न्यू बॉन्ड बन रहे होते हैं वहां पर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। इन दो फिनोमेना की बेस पर हम कह सकते हैं कि रिएक्शंस या तो एक्सोथर्मिक होंगे या तो एंडोथर्मिक होंगे। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हमने क्या कहा कि हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी, हीट इज इवॉल्व्ड। तो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, जब रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा तो क्या होगी, हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन द सिस्टम, चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव। ठीक है, ये तो पुरानी बातें थी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये जो हमने कहा है कि केमिकल चेंज के दौरान अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब, ये अमाउंट या ये वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट की है, हमें कैसे पता चला कि इस कंबस्शन रिएक्शन के दौरान जो है इतनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज हुई है। स्टूडेंट्स, एक रिएक्शन की एंथैल्पी को मेजर करने को हम क्या कहते हैं, कैलोरीमेट्री कहते हैं। और जिन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए हम रिएक्शन की एंथैल्पी चेंजेस को कैलकुलेट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कैलोरीमीटर कहते हैं। याद रहे, प्रोसेस को कैलोरीमेट्री कहते हैं। और जिन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए आप एंथैल्पी चेंजेस रिएक्शंस की मेजर करेंगे आप उन्हें क्या कहेंगे, कैलोरीमीटर कहेंगे। स्टूडेंट्स, जब भी हम एक रिएक्शन की एंथैल्पी चेंजेस को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम दो कंडीशंस पे हमेशा कैलकुलेशंस करते हैं। एक कंडीशन ये होती है कि व्हेन pressure is kept constant
pressure is constant, you can say delta P is equal to 0, और दूसरी कंडीशन क्या है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है, वॉल्यूम चेंज जो होगा वो 0 होगा। इन दो कंडीशंस पर हम एक रिएक्शन की जो है इंथैल्पी चेंजेस को मेजर करते हैं। स्टूडेंट्स, जब आप प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है या कैलोरीमीटर यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज द ग्लास कैलोरीमीटर। और स्टूडेंट्स, जब आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं फिर जो कैलोरीमीटर यूज होता है दैट इज नोन एज बॉम्ब कैलोरीमीटर। आज का स्टूडेंट्स जो हमारा मेन टॉपिक है वो हम देखेंगे कि एंथैल्पी चेंजेस को हम ग्लास कैलोरीमीटर को यूज करते हुए किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो ग्लास कैलोरीमीटर किस तरह से वर्कअप हो रहा होगा कि हमने इसमें कंडीशन क्या रखी है, प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। आइए स्टूडेंट्स, हम फर्दर देखते हैं कि ग्लास कैलोरीमीटर का क्या सेटअप है और हम उसे किस तरह से यूज करते हुए एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन जो है वो मेजर कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने ग्लास कैलोरीमीटर है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल सा सेटअप है, कोई कॉम्प्लेक्स सेटअप नहीं है। बेसिकली स्टूडेंट्स, हमें ग्लास कैलोरीमीटर में एक इंसुलेटेड वेसल रिक्वायर होती है। अब आप यहाँ पर देखें तो ये दो बीकर्स हैं और इन दोनों बीकर्स के दरमियान कॉटन फिल है। यहाँ कॉटन फिल करने का क्या मकसद है कि हम अपनी वेसल को इंसुलेट कर सकें, यानी सराउंडिंग से कोई भी हीट जो है वो इनसाइड द बीकर एंटर ना हो सके और इसी तरह से बीकर से कोई भी हीट जो है वो सराउंडिंग में ना जा सके। फर्दर हम देखते हैं कि बीकर के अंदर जो स्मॉल बीकर है उसके अंदर क्या मौजूद है, स्टिरर मौजूद है और थर्मामीटर मौजूद है जिसे हमने लिड से कवर किया हुआ है। स्टिरर का यहाँ पर क्या मकसद है स्टूडेंट्स, जब भी हम रिएक्टेंट्स जो हैं ग्लास कैलोरीमीटर में एडअप करेंगे तो हम कंटिन्यूस स्टिरिंग करेंगे ताकि केमिकल चेंज के दौरान जो भी हीट इवॉल्व हो या एब्जॉर्ब हो वो हीट चेंजेस को जो थर्मामीटर है वो यूनिफॉर्म हीट को मेजर कर सके। जो चेंज इन आप कह लें कि टेम्परेचर आया है, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर, उसकी जो मेजरमेंट है वो प्रॉपर हो सके। तो थर्मामीटर का क्या मकसद होगा कि टेम्परेचर चेंजेस को मेजर करेगा ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले या ग्लास कैलोरीमीटर को यूज़ करने से पहले हम टेम्परेचर थर्मामीटर पे देखेंगे। इनिशियल टेम्परेचर जो होगा T1 उसे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, फर्दर हम ग्लास कैलोरीमीटर में रिएक्टेंट्स को एड अप करेंगे। यहाँ पर रिएक्टेंट्स हम क्या ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, यानी एसिड और बेस रिएक्शन है। लिड से हम फर्दर कवर अप कर देंगे और हम देखेंगे कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, हीट इवॉल्व होती है। अब आप देख सकते हैं कि थर्मामीटर में जो टेम्परेचर है वो इनिशियल टेम्परेचर से बढ़ गया है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज का क्या मतलब हुआ है कि रिएक्शन के दौरान जो है वो हीट इवॉल्व हो रही है। जब स्टूडेंट्स हमने स्टिरिंग भी स्टार्ट की हुई यूनिफॉर्म हीटिंग को मेजर करने के लिए, यूनिफॉर्म हीट को मेजर करने के लिए, तो स्टूडेंट्स जहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा थर्मामीटर है इसने अब मज़ीद कोई चेंज इन टेम्परेचर शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना T2 टेम्परेचर, जैसे फाइनल टेम्परेचर कहेंगे, वो मेजर करेंगे। तो यहाँ पर ग्लास कैलोरीमीटर का फंक्शन ख़त्म हो गया। हमने चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन यहाँ से मेजर अप कर लिया। स्टूडेंट्स, अब हम फर्दर देखेंगे कि हीट चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन या ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन हम कैसे मेजर अप कर सकते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला है और उसके लिए हमें क्या डाटा रिक्वायर है, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन वो हम किससे डोनेट करते हैं, Q से। इसको मेजर करने के लिए हमारे पास फार्मूला आता है मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है। यहाँ पर Q क्या है, दैट इज द हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, M इज द मास ऑफ रिएक्टेंट्स। स्टूडेंट्स, जब भी हम ग्लास कैलोरीमीटर में रिएक्टेंट्स डालते हैं तो हम उनकी नोन अमाउंट को डालेंगे, यानी कि हम ऑलरेडी रिएक्टेंट्स की मास को मेजर करेंगे कि कितना मास है जो हमने ग्लास कैलोरीमीटर में ऐड किया है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट्स। S क्या है हमारे पास, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और डेल्टा T हमारे पास क्या है, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो आप इसे कहेंगे चेंज
इन टेम्परेचर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू जो है हमें ग्लास कैलोरीमीटर से मिल जाएगी क्योंकि हमने इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर को मेजर किया था। स्टूडेंट्स, फॉर द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, यहाँ पर हम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है? बेसिकली स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट डिफरेंट होती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि 1 kg गोल्ड है, ठीक है, और दूसरी तरफ मैंने 1 kg वाटर लिया है। ठीक है, अब ये डिफरेंट सब्सटेंस है, मैं इनको हीट करना चाहती हूं और हम देखना चाहते हैं क्या हर सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट सेम होती है। जब हीटिंग स्टार्ट की तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो गोल्ड था उसका टेम्परेचर जल्दी राइज अप हो गया 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जबकि वाटर का जब हमने ऑब्जर्व किया तो उसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने में 30 मिनट्स लगे, यानी 30 मिनट ज़्यादा लगे एज कंपैरिजन टू गोल्ड। इट्स मीन कि वाटर के लिए हमें ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड थी एज कंपैरिजन टू गोल्ड। तो आप कह सकते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंसेस आर डिफरेंट। हर सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट क्या होगी? डिफरेंट होगी। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं क्योंकि ग्लास कैलोरीमीटर में अक्सर जो हम रिएक्टेंट्स यूज कर रहे होते हैं वो एक्वस मीडिया में होते हैं। ठीक है, इसलिए हम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को लेते हैं। अब स्टूडेंट्स फर्दर यहाँ पर एक और टर्म है, दैट इज द हीट कैपेसिटी, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। सी क्या है? दैट इज द हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी किसके इक्वल होती है? दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्पेसिफिक हीट। स्टूडेंट्स, जब भी आप 1 ग्राम रिएक्टेंट्स का लेंगे इन द ग्लास कैलोरीमीटर तो तब स्पेसिफिक हीट विल बी इक्वल टू द हीट कैपेसिटी। ठीक है, तब आप फॉर्मूला किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू स्पेसिफिक हीट किसके इक्वल हो जाएगा? हीट कैपेसिटी के। ये हम कब बात कर रहे हैं? जब मास ऑफ रिएक्टेंट्स आपके पास क्या होगा? 1 ग्राम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्योंकि हमने कहा था कि ग्लास कैलोरीमीटर जो है ये फंक्शन करता है एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर का क्या मतलब है? डेल्टा P इज इक्वल टू 0। तो चेंज इन प्रेशर जब 0 होता है तो एंथैल्पी चेंज डेल्टा H इज इक्वल टू हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब आप हीट की अमाउंट जो है वो मेजर अप कर लेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगी? एंथैल्पी चेंज ऑफ दैट रिएक्शन। आइए स्टूडेंट्स फर्दर एग्जांपल से देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास ग्लास कैलोरीमीटर का डाटा मौजूद है और देखते हैं कि हम इस डाटा को यूज करते हुए कैसे एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन को मेजर करेंगे। एग्जांपल हम देखते हैं, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 100 cm क्यूब ऑफ 0.5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड with 100 cm cube of 0 molar HCl at 25 degree centigrade raised the temperature of the reaction mixture to 28.5 degree centigrade। वो आपसे कह रहा है कि ग्लास कैलोरीमीटर में हमने 0.5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड और 0.5 मोलर HCl डाला। कितना वॉल्यूम था? 100 cm क्यूब इनका वॉल्यूम था। इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था। क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ है तो हीट इवॉल्व हुई है और फाइनल टेम्परेचर हमारे पास क्या आया है? 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये T1 टेम्परेचर था और ये हमारे पास T2 टेम्परेचर आया। फाइंड द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हमें डेल्टा H N को कैलकुलेट करना है और आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो मेंशन है। तो स्टूडेंट्स आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अपना डेटा लिखेंगे। डेटा में स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो हमें क्वेश्चन में मेंशन थी वो हम नोट डाउन कर लेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे हमारे पास और क्या चीज़ें हैं। वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ
0.5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड किसकी इक्वल है 100 cm क्यूब, और इसी तरह से स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलर HCl किसकी इक्वल है 100 cm क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स किसकी इक्वल आ गया है 200 cm क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फर्दर हमारे पास टेम्परेचर क्या है, इनिशियल टेम्परेचर किसकी इक्वल है T1 इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर T2 किसकी इक्वल है 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास गिवन डाटा है, और इस गिवन डाटा से हम फर्दर किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे उससे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, रिक्वायरमेंट क्या है हमारी। हमने कैलकुलेट करना है डेल्टा एच एन फॉर द रिएक्शन। डेल्टा एच एन को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हीट इवॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब Q के लिए फॉर्मूला हमारे पास हम पढ़ चुके हैं, ये है। आइए देखते हैं कि स्टूडेंट्स हम Q फॉर्मूला को यूज करते हुए कैसे एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। Q का क्या फॉर्मूला है, दैट इज मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा टी। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर मास भी गिवन नहीं है, ठीक है, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट्स है, स्पेसिफिक हीट हमारे पास मेंशन है, और डेल्टा टी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आप फॉर्मूला लिख लें। और इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए हम सॉल्यूशन किस तरह से देंगे, सबसे पहले हम मास कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स, मास ऑफ रिएक्टेंट्स के लिए मास का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, और अगर हम मास की बात करें तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 200 cm क्यूब, और क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में है तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम पर cm क्यूब। ठीक है, ये हमने क्या फॉर्मूला लगाया है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाने से हमारे पास 200 ग्राम्स क्या आ जाएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट्स आ जाएगा। ठीक है, ये cm क्यूब यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकेंड चीज हमें डेल्टा टी चाहिए थी, डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर कितना था स्टूडेंट्स, हमारे पास 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी तरह से इनिशियल टेम्परेचर क्या था 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों को हमने जब माइनस किया तो हमारे पास 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। जब हमने इसे केल्विन में कन्वर्ट किया तो हमारे पास 3.5 केल्विन आ गया। स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि हमने चेंज इन टेम्परेचर जो है वो भी कैलकुलेट कर लिया है, डेल्टा टी हमने कैलकुलेट कर लिया है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स वो भी कैलकुलेट कर लिया है, और इसी तरह से एस जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो में गिवन था। तो अब हम आसानी से हीट इवॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम कैलकुलेट करते हैं, Q इज इक्वल टू M इंटू S इंटू डेल्टा टी, वैल्यूज पुट करेंगे। मास की वैल्यू क्या है 200 ग्राम्स, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है 4.2 जूल्स पर केल्विन पर ग्राम, और चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू है 3.5 केल्विन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए ग्राम जो है पर ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, और पर केल्विन केल्विन से कैंसिल हो जाएगा। जब हम इन तीनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2940 जूल्स। ठीक है, अब हम इसे किलो जूल में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.94 किलो जूल्स। ठीक है, ये हमने क्या कैलकुलेट कर ली है, अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, ड्यूरिंग दैट केमिकल रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान जो हीट इवॉल्व हुई थी वो उसकी वैल्यू क्या है 2.94 किलो जूल्स। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हीट इवॉल्व हुई थी तो हम इसके साथ कौन सा साइन लगा सकते हैं, माइनस का साइन लगा सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हुई है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन,
कितने मोल्स थे जो रिएक्ट किए तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इवॉल्व हुई। उसके लिए हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स को कैलकुलेट करना चाहेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। जी स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम क्या देखेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज द मोलैरिटी is equal to number of moles over volume। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम इस फॉर्मूला को अगर रीअरेंज करें तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब हम अगर चाहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड उसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर वॉल्यूम हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना है, 100 cm³। इसको हम dm³ में चेंज कर देंगे। ठीक है, dm³ में आप कैसे इसे चेंज करेंगे, इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 0.1 dm³। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी हमें कितनी मेंशन है, 0.5 मोलर, वॉल्यूम कितना है 0.1 dm³, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 0.05 मोल्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl देखेंगे, उसमें भी फॉर्मूला मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम होगा। मोलैरिटी अगेन 0.5 मोलर है और वॉल्यूम इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl दोनों का 100 cm³ था, तो आप इसे dm³ में चेंज करेंगे तो 0.1 dm³ ही आ जाएगा, तो 0.1 मल्टीप्लाई होगा तो 0.05 मोल्स ऑफ HCl। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 0.5 मोल्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 0.5 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस या टू इवॉल्व -2.94 किलो जूल्स ऑफ हीट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम ये जानना चाहते हैं कि 1 मोल अगर रिएक्टेंट्स का रिएक्ट करेगा तो फिर इंथैल्पी चेंज क्या आएगा, क्योंकि हमने कहा था कि Q इज इक्वल टू द चेंज इन इंथैल्पी जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो हम अब क्या कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन फॉर 1 मोल। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1 मोल के लिए इंथैल्पी चेंज आ जाएगा -2.94 किलो जूल डिवाइडेड बाय 0.05, तो हमारे पास वैल्यू आएगी -58.8 किलो जूल्स पर मोल। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यू आई है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की, और ये पर मोल के लिए है। ये जो अमाउंट थी हीट की दैट इज फॉर 0.05 मोल्स, और अब जो हमने कैलकुलेट की है दैट इज फॉर 1 मोल। ठीक है, 1 मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट्स व्हेन रिएक्ट्स, तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने ग्लास कैलोरीमीटर के डाटा को यूज करते हुए किस तरह से इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट किया है। स्टूडेंट्स अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पीज को स्टडी किया था और जो उनकी वैल्यूज आती थी वो हमें किस तरह से मालूम होती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हम बॉम्ब कैलोरीमीटर को यूज़ करते हुए कैसे इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन को कैलकुलेट करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।